सभी को नमस्कार। मैं दिव्यांग द्विवेदी आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नाम है कास्ट पॉलिटिक्स अ मॉडर्न इन्वेंशन और अ 2000 ईयर ओल्ड स्ट्रेटजी। यानी इस समय जो जाति व्यवस्था चल रही है भारत में, जाति एक पॉलिटिकल वेपन बन चुकी है। जाति कैसे उत्पन्न हुई, आगे कैसे बढ़ी, इसकी जड़ें गहरी कैसी हुई, इस सब के बारे में जानकारी आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत में जाति कैसे उत्पन्न हुई। प्राचीन भारत में जाति प्रथा का उद्गम एक जटिल सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम था। इसका विकास हजारों वर्षों में धीरे धीरे हुआ। इसे समझने के लिए हमें वेद, पुराण, समाज की आर्थिक संरचना और राजनीतिक परिवर्तनों को देखना होता है। सबसे पहले जानते हैं कि जाति प्रथा का प्रारंभिक आधार क्या था। इसका मूल वर्ण व्यवस्थाएं माना जाता है। हालांकि वर्ण व्यवस्था अपने आप में बहुत ही लचीली और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, जो कि प्रारंभिक वैदिक समाज यानी कि जो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, उसमें यह वर्ण व्यवस्था बहुत ही लचीली थी और कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन मूलतः कार्य के आधार पर था। यानी ब्राह्मण ज्ञान देने और यज्ञ कर्म का कार्य करते थे, क्षत्रिय शासन करने और युद्ध करने का कार्य करते थे, समाज की रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार और कृषि करने का कार्य करते थे और शूद्र सेवा कार्य करते थे। यानी आज का जो सर्विस सेक्टर है वो शूद्र की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन चारों वर्ण ही हमारे लिए जरूरी हैं। चारों वर्ण हमारे लिए जरूरी हैं और तब वहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होता था। और यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं थी, बल्कि व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को भगवान के शरीर से उत्पन्न बताया गया है। यानी ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरणों से उत्पन्न बताया गया है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि शूद्र कभी भी निचले दर्जे का नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी भगवान के चरणों की ही सेवा करते हैं, उनके चरणों में ही स्थान पाने की प्रार्थना करते हैं। अब उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जन्म आधारित होती गई। यहाँ समाज में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से वर्णों को स्थिर करने का प्रयास किया। यहाँ जिन ब्राह्मणों की बात की जा रही है, ये वो ब्राह्मण हैं जिन्हें अपने पद का घमंड था और जो कि धीमे धीमे जिनके मन में भेदभाव उत्पन्न होने लगा था। यानी ऊंच नीच का भेदभाव जिनके मन में आने लगा था, वही ब्राह्मणों ने जाति बनाने का, हम जाति को स्थिर करने, वर्णों को स्थिर करने का प्रयास किया, जो कि आगे जाके जाति बनी। यहाँ सभी ब्राह्मणों का दोष नहीं है। धर्म सूत्रों और स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था को कठोर रूप दिया गया ताकि लोग वर्ण व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन कर सकें। बाद के काल में वर्ण व्यवस्था से अनेक जाति उत्पन्न हुई। ये स्थानीय, पेशेवर और पारंपरिक परंपराओं पर आधारित थी। जातियां स्थायी और जन्म आधारित होती हैं, जैसे कि लोहार, कुमार, धोबी, नाई, जुलाहा आदि जातियां पेशे के आधार पर बनी, लेकिन बाद में जन्म से निर्धारित मानी जा लगी। महाजनपद काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक यहाँ जातियां और जैसे अनेक प्रकार की उपजातियां उत्पन्न हुई, जिन्हें कर्म के आधार पर उनकी जाति से ही उन्हें बुलाया जाने लगा। जैसे कि लोहे का काम करने वाले लोहार था, तो उसे लोहार जाति ही मानी जाने लगी, जबकि यह एक पेशा था, ना कि जाति। अब यहाँ प्राचीन समय में जो भी वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आया, आगे जाके या ये कह सकते कि नकारात्मक परिवर्तन आया, उससे क्या हुआ कि वेद, पुराण और स्मृति ग्रंथों ने वर्ण व्यवस्था को धार्मिक आधार दिया। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभाजन उपयोगी समझा गया। काम के बंटवारे से उत्पादन और सेवाएं सुनिश्चित हुई। शासकों और ब्राह्मणों के गठजोड़ ने जातियों को स्थिर किया। इस प्रकार से जाति बनना एक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रक्रिया थी, जो कि कुछ सालों में विकसित नहीं बल्कि यह सदियों में विकसित हुई है। अब आगे हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में किस प्रकार से जाति को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने जो शासन किया हमारे ऊपर, उसमें जाति व्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिला। जाति को स्थायी पहचान में बदलने का काम ब्रिटिशों द्वारा कराई गई जनगणना में किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1860 के दशक से जनगणना शुरू की और उसमें हर व्यक्ति की जाति दर्ज की जाने लगी। 1901 की जनगणना इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे भारत की जातियों को एक सख्त वर्गीकरण में बांटने की कोशिश की गई। जातियों को वर्णों के अनुसार फिक्स करने का प्रयास किया गया। यानी यहाँ जाति कागजों में लिख दी गई और जाति पहचान को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करके स्थायी बना दिया गया। वर्णों को स्पष्ट रूप से जाति बनाने का काम अंग्रेजों ने किया, ना कि ब्राह्मणों ने। इसका परिणाम क्या हुआ कि लोग अपनी जातियों को ऊंची साबित करने के लिए संघर्ष करने लगे और जातियों की सामाजिक गतिशीलता रुक गई। ब्रिटिश विद्वानों ने भारत की संस्कृति को समझने के लिए स्मृति जैसे ग्रंथों पर ज़्यादा भरोसा किया। वो उस समय काल के दौरान बताया जाता है
इस प्रकार से जाति प्रथा को भारत की परंपरा के रूप में वैधता में लगी, भले ही वह समय के साथ बदल चुकी थी। इसके बाद जो सबसे घिनौना काम अंग्रेजों ने किया वो यह था कि मार्शल और नॉन मार्शल जातियां आधारित सेना में विभाजन किया। उन्होंने कुछ जातियों को मार्शल रेस जैसे कि राजपूत, जाट, सिख और कुछ को नॉन मार्शल जैसे कि दलित को घोषित किया। इससे जातियों को सैन्य और प्रशासनिक अवसरों से वंचित किया गया और तरजीह दी गई। यहाँ पर जो अवसर की समानता है ये अवसर की समानता वहाँ पर नहीं थी। इसका मतलब लोगों के सेना में और प्रशासनिक पदों पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था और यह सब उन्होंने अपने शासन को बनाए रखने के लिए किया। जातियों में बांटकर उन्होंने जो उनके काम का था उसको ज़्यादा तरजीह दी और जो नहीं था उसको एकदम निचले दर्जे का माना गया। इससे क्या हुआ कि जातियों के बीच असमानता और दूरी और बढ़ गई। अब ब्रिटिश सरकार ने 1932 में कम्युनल अवार्ड उसमें दलितों यानी जो तब अछूत माने जाते थे उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की योजना बनाई। हालांकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, लेकिन इससे जातियों का राजनीतिक एकीकरण शुरू हो गया और तब क्या हुआ कि जातियों ने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए एक दूसरे से अलग संगठनों का निर्माण शुरू कर दिया। अछूत बेसिकली जो वैदिक काल में या उसके बाद के काल में अछूत शब्द आया है, ये उनके लिए आया है जो वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, मनमाने आचरण करते थे। यह अछूत जाति नहीं थी, बल्कि यह दंड स्वरूप लोगों को दिया जाता था, जो कि विशेष रूप से इंटरकास्ट मैरिज कर लेने या घर से भागकर शादी कर लेने, इन सब के लिए एक दंड स्वरूप व्यवस्था बनाई थी। जिन्हें समाज में नहीं जाता तो उन्हें समाज से बाहर ही रहना पड़ता था, इसीलिए ये अछूत शब्द बना। लेकिन ये भी आगे जाकर जाति बन गई। अंग्रेजी शिक्षा का लाभ शुरुआत में उच्च जातियों को ही दिया गया, इस कारण से और भेदभाव बढ़ा। इससे जातिगत असमानता बढ़ी क्योंकि नीची जातियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में देर से प्रवेश मिला। यह परंपरा शुरुआत की गई अंग्रेजों ने। अब इसका मिला जुला प्रभाव ये हुआ कि जातियां स्थायी वर्गीकृत हो गई। जातीय आधारित वोटिंग और संगठन उभरे। कुछ जातियां नौकरियों में आगे बढ़ी लेकिन बाकी पिछड़ गईं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था को पैदा नहीं किया, लेकिन उसे और मजबूत, जड़वत और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। कुल मिलाकर यही कहें कि जाति को उसने बढ़ावा दिया। जातियों की पहचान को कागजों, प्रशासन और राजनीति में स्थायी रूप से दर्ज कर दिया गया, जिसका असर आज भी दिखता है। इस प्रकार से यह साफ साफ जाहिर है कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने ही जातियों को बढ़ावा दिया है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कि आज क्या हो रहा है। जाति आधारित राजनीति हो रही है, वोटिंग होती है और सबसे बड़ा आरक्षण का मुद्दा। अधिकांश राजनीतिक दल चुनावों में जाति समीकरण के आधार पर टिकट बांटते हैं। चुनावी रणनीति में जाति गणित यानी कास्ट अर्थमेटिक सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे वोट बैंक, यादव वोट बैंक, जाट वोट बैंक, दलित मुस्लिम कंबाइन, दलित मुस्लिम गठजोड़ जैसे कहा जाता है। ऐसा राजनीतिक दल जातियों को अपना वोट बैंक मानते हैं और इसी के अनुसार नीतियां बनाते हैं। विकास केवल कुछ मात्रा में किया जाता है जो कि दिखाने के लिए होता है। बाकी उनका मेन काम होता है कि आपको बस किसी तरीके से पद मिल जाए, मतलब उन्हें किसी तरीके से पद मिल जाए, उनकी सरकार बन जाए, बाकी वो बाद में देखते रहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में राजनीति लगभग पूरी तरह से जाति आधारित हो गई है। यादव और मुसलमान का गठजोड़, कुछ पार्टियां यादव और मुसलमान का जोड़ लेके चलती हैं। कुछ उच्च जातियों और पिछड़े वर्ग और दलित गठबंधन को लेके चलते हैं। कुछ केवल और केवल दलित केंद्रित हैं। इस प्रकार से जाति अब केवल सामाजिक पहचान नहीं रही, बल्कि राजनीतिक ताकत का स्रोत बन गई है। अभी अब भारत में आरक्षण जाति पर आधारित है। जैसे अनुसूचित SC, ST और OBC, सरकारी नौकरियां, शिक्षा संस्थान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण जातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने के लिए है। मेरिट बनाम आरक्षण की बहस लगातार जारी है। कुछ जातियां जो आरक्षण से बाहर हैं वो भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रही हैं, जिसमें से मराठा आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, पटेल आरक्षण, इन सब की मांग लगातार की जा रही है। EWS का आरक्षण हालांकि दिया जा चुका है। इससे यह साफ है कि आरक्षण केवल सामाजिक न्याय का उपकरण नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा भी बन चुका है। सामाजिक संरचना और पहचान के आधार पर भी इसमें देखा गया है कि विवाह, सामाजिक संबंध, त्योहार और पारिवारिक निर्णय जाति पर आधारित होते हैं, और जिसमें ग्रामीण भारत में जाति अब भी बहुत मजबूत है। ऑनर किलिंग, खाप पंचायत, जातिगत हिंसा जैसी घटनाएं जाति की गहरी जड़ों को दिखाती हैं, जिससे पार पाना लगभग असंभव दिखता है। जातिगत जनगणना की मांग, ये भी एक नया मुद्दा है। हालांकि यह देखा जाए तो एक तरीके से नेगेटिव माइंडसेट ही है, क्योंकि अपने आप में ये जाति को बढ़ावा देने वाला है। तो सॉल्यूशन क्या है? सवाल ये है कि भारत के सामाजिक भविष्य का मेरा जो ओपिनियन ये है कि भारत के सामाजिक भविष्य का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या भारत से जाति खत्म की जा सकती है? क्या हम फिर से एक लचीली व्यवस्था बना सकते हैं?
सीधी बात ये है कि जाति खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जाति कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक कल्चर बन गया है और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन के रह गई है। इसे मिटाना तभी संभव है जब एक लंबे समय तक आंदोलन चले, नीतियाँ बनाई जाएँ और सब मिलकर काम करें। पहला सॉल्यूशन ये समझ में आता है कि हम पुनः एक लचीली कर्म आधारित वर्ग व्यवस्था बना सकते हैं, जहाँ जन्म से नहीं बल्कि योग्यता और कार्य से व्यक्ति की पहचान हो, जहाँ भेदभाव ना हो और जाति रहित सोच की शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। स्कूलों और कॉलेजों में सामाजिक समानता, जाति विरोधी इतिहास और न्याय पर आधारित पाठ्यक्रम लाना पड़ेगा। बच्चों को बचपन से ये सिखाना पड़ेगा कि योग्यता और मेहनत ही असली पहचान है, ना कि जन्म। जाति शब्द की सामाजिक बुराइयों को खुलकर पढ़ाना होगा, जैसे जातिगत हिंसा होती है, भेदभाव होता है, ये क्योंकि सोच बदले बिना समाज नहीं बदलेगा। अगला सॉल्यूशन ये समझ में आता है कि राजनीति से जाति को अलग करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत कठिन है, लेकिन ये ज़रूरी है। अब क्या कर सकते हैं? राजनीतिक दलों को जाति आधार से टिकट बांटना बंद करना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को सख्त नियम बनाने होंगे। जाति पर आधारित भाषण और प्रचार को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए, जिसमें जातिगत हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। जातिगत जनगणना केवल नीतिगत मदद के लिए और राजनीति के लिए नहीं, जबकि यह एक साफ-साफ ज़ाहिर है कि ये केवल राजनीति के लिए ही है और ये जाति को स्पष्ट रूप से बढ़ावा देगी। जब तक जाति वोट बनते रहेंगे, जब तक वोट बैंक बनता रहेगा, तब तक जाति मिटेगी ही नहीं। आरक्षण को कर्म आधारित बनाना। आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति, सामाजिक पिछड़ापन और शिक्षा का स्तर होना चाहिए, ना कि केवल जाति। एक डायनेमिक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें आरक्षण का लाभ एक पीढ़ी तक सीमित हो, ताकि दूसरों को भी मौका मिले। यानी कि जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, उसको लगातार रिवाइज़ करना चाहिए, ताकि जो मुख्य धारा में आ चुके हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया जाए और जिनको ज़रूरी है उन्हें मिले। क्योंकि ये समानता लाने के लिए ही आरक्षण लाया गया था, ना कि केवल फ़ायदे के लिए। जो जातियाँ आगे बढ़ चुकी हैं, उन्हें स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ना चाहिए, जैसे कि कई आईएएस अधिकारियों ने किया है। क्योंकि इसका उद्देश्य समानता लाना होना चाहिए, स्थायी विशेषाधिकार नहीं। आरक्षण कोई स्थायी विशेषाधिकार नहीं है, ये केवल लोग मुख्य धारा में लाने के लिए एक उपाय है। फ़िल्मों, टीवी और सोशल मीडिया में जाति तोड़ने वाली कहानी और रोल मॉडल को बढ़ावा देना। ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं पर तेज़ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएँ करने से पहले, लोगों को मारने से पहले उन्हें समझाएँ। जब लोग एक दूसरे से सिर्फ इंसान की तरह जुड़ने लगेंगे, तो जाति टूटने लगेगी। धर्म गुरुओं, आश्रमों और मंदिरों को जाति रहित संदेश देना चाहिए। महात्मा बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी शिक्षाओं को मुख्य धारा में लाना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना से सामाजिक चेतना को बल मिलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जाति पहचान के बिना भी लोगों को जोड़ सकते हैं। तो लिंक्डइन पर आपकी जाति नहीं पूछी जाती, बस आपकी काबिलियत पूछी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फिर से वर्ण व्यवस्था लाई जा सकती है? तो हालाँकि ये संवैधानिक रूप से गलत माना जा सकता है और कई लोग इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन ये एक तरीके से इसका एक नया मॉडल बनाया जा सकता है, जहाँ व्यक्ति का सामाजिक योगदान, पेशा और सेवा योग्यता और कर्म पर आधारित हो। यहाँ कोई भी शिक्षित हो सकता है, कोई भी नेता हो सकता है, कोई भी शिक्षक या सैनिक बन सकता है, बिना जाति के और बिना नाम के। कुल मिला के यदि आप अपने आगे नाम के आगे से जाति हटा भी देते हैं, तो एक सकारात्मक प्रयास होगा। हालाँकि इसमें सब लोगों को मिलके प्रयास करना चाहिए। ऐसे प्रयास से साफ ज़ाहिर है कि 2 धड़े बटेंगे, एक जो इसके पक्ष में होगा, एक इसके पक्ष में नहीं होगा। और वेद पुराणों में जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, वो सकारात्मक है। उसको नकारात्मक रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जातिगत भेदभाव नहीं करती है। ये मेरा ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आपको लगातार ऐसे वीडियो मिलती रहें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।